हेलो अचीवर्स, लर्न 24 अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज कंटिन्यू करेंगे बजट पार्ट थर्ड। अभी तक हम केवीएस का सिलेबस डाल रहे थे, इसलिए बजट पार्ट्स को रोक दिया गया था क्योंकि केवीएस के एग्जाम में बजट से रिलेटेड कुछ आएगा नहीं, क्योंकि बजट अभी अभी आया। खैर, अब लेकिन बजट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब से 1-1.5 महीने या 2 महीने बाद जो भी एग्जाम है उसमें आपको बजट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी नई स्कीम्स इंक्लूड की गई हैं, नए नाम दिए गए, तो आप उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। देखिए, हमने पार्ट सेकंड तक जो है प्रायोरिटी सेकंड कंप्लीट कर लिए। प्रायोरिटी सेकंड यानी सप्तऋषि जिसको कहा गया है। आप देखिए ना, प्रायोरिटी सेकंड है ये रीचिंग द लास्ट माइल, ये सेकंड तक, और थर्ड यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। तो इसको नाम क्या दिया, सप्तऋषि। तो इसको आप देखना ना भूलें और इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। सातों के सातों सप्तऋषि आपको याद करने हैं। एक सप्तऋषि अपने वैदिक पुराण में और एक अब है। इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि आपसे बोलिए सप्तऋषि में कौन कौन सी प्रायोरिटीज शामिल हैं, 1 2 3 4, फिर ऑप्शन दे दें ए एन बी सी, ABCD चारों हैं कि नहीं है। तो इसलिए आपको चारों सातों सप्तऋषि जो प्रायोरिटीज़ हैं वो याद होनी चाहिए। इसके साथ बजट का कंप्लीट हो जाएगा जो सीरीज़ है। हाँ, कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो जाएंगी, कुछ डेवलपमेंट्स होंगे, वो चलते रहेंगे। असल में हुआ है, कोरोना के बाद सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बात होने लगी, क्योंकि कोरोना में आपको पता ही हुआ कि इंडियन जीडीपी, मतलब वर्ल्ड ओवर ही जीडीपी वैसे ग्रोथ जो थी कम रुकी, उसके साथ जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो कम हो गई। तो अब इन्वेस्टमेंट पे इस पर काफ़ी जोर दिया गया, और ख़ासतौर से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट से ड्राइवर फॉर ग्रोथ एंड जॉब्स। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखिए, जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर में या बिजनेस, ऐसी कोई भी चीज़ जिससे नौकरियाँ पैदा हों, उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। एक होता है रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट। रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जैसे सैलरी वगैरह जो आपके खर्चे होते हैं जिससे वो चीज़ें चलती हैं, वो सारे रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट में काम आते हैं। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब है कुछ भी ऐसे जिसे आप एसेट बना रहे हैं, जिससे जॉब्स वगैरह क्रिएट होती है, उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, या इनकम सोर्सेज डेवलप होते हैं। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज किया गया थर्ड ईयर लगातार। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको बोल्ड में, जो बोल्ड जो है जितने भी, वो आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये आपको याद रहनी चाहिए। इस पर क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी की पूरी रहती है ना। और ये इंक्रीज हुआ 33% से, और इसका टोटल अमाउंट 10 लाख करोड़। और ये जो होगा ये 3.3% ऑफ जीडीपी है, यानी हमारे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात की गई है इस वक्त, वो टोटल 3.3% ऑफ जीडीपी है। तो बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो जॉब ग्रोथ डेवलपमेंट है, उस पर ये लगाया जा रहा है। फिर है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, दो चीज़ें, कैपिटल इन्वेस्टमेंट देन इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर पर क्या होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है प्लस जो स्टेट्स को पैसा दिया है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सेंटर द्वारा किया जाएगा, प्लस जो ग्रांट्स एंड एड टू स्टेट्स दी जाएंगी, इसको मिला के बनता है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज कर जाएंगे कि ऐसा क्या है, मतलब इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है। तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंटर इज बजटेड 13.7 लाख करोड़। अगर आप देखा जाए तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख करोड़ है और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 13.7 लाख करोड़ है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट 3.3% ऑफ जीडीपी, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 4.5% ऑफ जीडीपी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, पूरा याद कीजिएगा। देन सपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो ग्रांट्स एंड एड की जो बात की गई है, ये इसमें इसको सपोर्ट किस तरीके से किया जाएगा। इसमें असल में क्या है, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा स्टेट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को। जो हमारा रेवेन्यू मॉडल है, जो मतलब इंडिया का रेवेन्यू मॉडल है, वो कुछ इस तरीके का है। रेवेन्यू शेयरिंग का मैक्सिमम हिस्सा तो सेंटर के पास जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आपको देखिए, मैक्सिमम स्कीम्स है सेंटर के द्वारा ही खर्ची जाती है, क्योंकि जो पैसा भी है वो भी सेंटर के पास ही जाता है सबसे ज़्यादा। और स्टेट्स को भी, क्योंकि फेडरल सिस्टम है इंडिया में, आपको पता ही होगा, फेडरल सिस्टम का मतलब ये है कि दो तरह की गवर्नमेंट चलती है, एक स्टेट लेवल की गवर्नमेंट अलग है, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट अलग है, बट दोनों में कॉम्बिनेशन है। तो जो सब्जेक्ट्स है, मतलब सब्जेक्ट विषयों पर स्टेट खर्च कर सकता है, कुछ विषय ऐसे जिसमें सिर्फ सेंटर ही खर्च कर सकता है, कुछ विषय ऐसे जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों खर्च कर सकते हैं। तो स्टेट्स को भी कुछ हद तक जो है इंडिपेंडेंस है कि वो किस पे पैसा खर्च करते हैं। तो उसके लिए पैसा कहाँ से आता है, उसके लिए पैसा आता है तो रेवेन्यू जो शेयर होता है उसके थ्रू, प्लस सेंटर उसको जो है लोन भी देती है। अब लोन क्या रहता है कि सेंटर खुद लोन लेती है, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप होंगी, जैसे वर्ल्ड बैंक है, स्पेशली वो डेवलपमेंट के लिए खर्चा देती है, IMF देती है पैसा, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है एशियन डेवलपमेंट बैंक। असल में क्या है कि सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही, इंडिया का जो रूल है
कि अगर बाहर से पैसा लेना है तो कभी भी स्टेट जो है वो कभी भी लोन नहीं ले सकता बाहर से। जो इंडियन गवर्नमेंट है वही हमेशा इंटरनेशनल लोन लेगी। या सेंटर की परमिशन से लेगी स्टेट गवर्नमेंट। कभी भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती इंटरनेशनल मैटर्स में। फिर प्रायोरिटी 4 यानी सप्तऋषि चौथे सप्तऋषि अनलिशिंग द पोटेंशियल। इसमें है मिशन कर्मयोगी। ये बेसिकली यूपीएससी और सिविल सर्वेंट्स के लिए, इनके लिए क्या है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया और ये है ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसको बोलते हैं आई गॉट कर्मयोगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। इनफैक्ट आप जॉब दे रहे हैं, सेंट्रल का अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आप एक तरीके से कर्मयोगी ही हैं। कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, बोले टीचर का एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स का कोई जरूरी नहीं, सिर्फ आईएएस ही होते हैं, सिविल सर्वेंट सारे के होते हैं। टू प्रोवाइड कंटिन्यूस लर्निंग अपॉर्चुनिटी। बेसिकली जो अब इस वक्त गवर्नमेंट का फोकस है वो ऐसा रहता है कि ऐसा नहीं कि आप जॉब में आ गए तो तभी पढ़ के आएंगे, आपका कंटिन्यूस डेवलपमेंट होता चाहिए, नई स्किल्स सीखनी चाहिए, नए डेवलपमेंट सीखने को। खासतौर से आज का वर्ल्ड जितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, अगर आप देखें तो आपको पहले जो ज़िंदगी में चेंजेस थे वो बहुत स्लो थे। अब जो ज़िंदगी में चेंजेस है बहुत फास्ट हो रहे हैं। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आ जाता है। 4G आई, 5G आई, अब 5G आ गई है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। अभी तक पिछले 20-25 साल से, यानी लगभग 26 साल से आप देखें तो गूगल ही चला आ रहा था। गूगल या माइक्रोसॉफ्ट बिलिंग वगैरह ही चलते रहते थे, कुछ खास ज़्यादा नहीं था। इसी में फायरफॉक्स बन गए, अलग अलग ब्राउज़र बन गए, अब चैट जीपीटी आ गया। तो क्या जो चेंजेस है बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। अब चैट जीपीटी में भी यह है कि जो आर्टिफिशियल ये इंटेलिजेंस सिस्टम ऐसा बना है कि हर कंपनी अपना बनाने लग गई है। माइक्रोसॉफ्ट अलग बना रही है, गूगल अलग बना रही है, उससे कुछ प्रॉब्लम्स भी आई हैं खैर। तो इस तरह से जो चेंजेस है बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, तो उसके लिए अब हमें तैयार होने की ज़रूरत है। पुराना डरा नहीं है कि एक बार ठीक है आपने एग्ज़ाम पास कर लिया, पढ़ लिया, बस ठीक है बाकी 30 साल ज़िंदगी उसी से गुजर जाएगी, ऐसा नहीं है। अब कंटिन्यूस लर्निंग अपॉर्चुनिटी, आपको लर्न करते रहना पड़ेगा क्योंकि नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। जन विश्वास बिल एक आया, जन विश्वास बिल। असल में इसमें क्या 42 सेंट्रल एक्ट्स को अमेंड किया गया। वह यह है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो गवर्नमेंट का एम्फेसिस कुछ इस तरीके से है कि जो ऐसे लॉज हैं या ऐसे रूल्स हैं जो कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के खिलाफ होते हैं, तो उनको जल्दी जल्दी अमेंड किया जाए या उनको सुधारा जाए। इस बार के जो बजट है उसमें खास बात है कि पहली बार टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया और ख़ास तौर से इसके लिए इसमें गोल भी निर्धारित किया गया, वो है मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया एंड मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क फॉर इंडिया। 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही फ्यूचर है, जल्दी गूगल वगैरह सब पास्ट की बात हो जाएंगी। इनफैक्ट गूगल ने भी अपने को चेंज करना शुरू कर दिया है, तो ये अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट फोकस कर रही है। तो विवाद से विश्वास, रिलीफ फॉर एमएसएमईज इन केस ऑफ फेलियर बाय एमएसएमईज टू एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग कोविड पीरियड। असल में क्या होता है, कोविड पीरियड में आपको पता ही है कि सब शॉप्स वगैरह बंद हो गई थी या छोटी मोटी जितनी फैक्ट्री बंद हो गई थी। तो क्या होता है कि जो इतनी भी एमएसएमईज होती है, एमएसएमई का मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो छोटी कंपनीज आप जो समझ लीजिए, छोटे फैक्ट्री आउटलेट, छोटी कंपनीज जो हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के साथ, प्राइवेट कंपनी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक क्लॉज और भी होता है कि मान लीजिए जैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो आपसे सिक्योरिटी मनी ले लेंगे, जैसे 50,000 1 लाख रुपए आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया, 6 लाख का 10 लाख का, लेकिन 60-70 हज़ार रुपये से ले लेंगे ताकि अगर आप पीछे हो तो आपको कम से कम ये नुकसान तो हो जाएगा। तो आप क्या होगा कि आप नुकसान बचाने के लिए अपना जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में जो सामान है वो डिलीवर करना सुनिश्चित करते हैं। बट किसी कारण से अगर आप नहीं कर पाते, जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई, आपने बताया ही नहीं था कॉन्ट्रैक्ट करते कि इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ पावर फेलियर्स हो सकते हैं, या बेसिकली तो जनरली ये कि बैंकरप्ट हो गई तो अपना काम नहीं कर पा रही, लोग चले गए, अपना काम नहीं कर पा रही, तो जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया वो सफ़र ना करे, तो एक अमाउंट फिक्स किया जाता है कि आप इतना अमाउंट पहले देंगे, उसके बाद क्या होगा, गुड्स डिलीवर करेंगे तो वो अमाउंट भी आपको, जो सामान है उसका पैसा भी मिलेगा, और जो आपने सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करी है उसका भी पैसा आपको, वो भी पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो कोरोना काल में क्या हुआ, क्योंकि लॉकडाउन थे, तो एमएसएमईज के जो गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट थे वो बहुत सारा फोरफिट हो गए। मतलब एमएसएमई को था कि 3 महीने में सामान डिलीवर करना है इनको पीएसयूज को, बट वो नहीं कर पाए, 6 महीने में नहीं कर पाए, इस तरह का पीरियड होता है। तो जो सिक्योरिटी मनी थी वो क्या फोरफिट कर ली जाती है। बट गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा नहीं है, कि अगर कोरोना पीरियड में क्या हुआ कि अगर किसी कोई कंपनी अपने जो ऑब्लिगेशंस हैं या अपना जो प्रॉमिस है कि गुड्स या सर्विस जो भी है वो डिलीवर नहीं कर पा रही है,
तो उसका जो 95% पैसा है वो वापस कर दिया जाएगा। 95% ऑफ forfeited अमाउंट रिलेटिंग टू पेड ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी विल बी रिटर्न। फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस फेज 3 ऑफ द आउटले ई कोर्ट्स पर भी बहुत ज़्यादा फोकस है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, आप नाम बताइए कौन है। उन्होंने अभी हाल फिलहाल में कहा था कि हाई कोर्ट्स को थोड़ा सा डाटा भी है एक स्पीच के दौरान कि क्या हुआ है, कई हाई कोर्ट्स में जजेस ने क्या करा कि कोरोना टाइम में आपको पता है कि ऑनलाइन मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू या वीडियोज़ के थ्रू अपनी बात कह सकते थे, दावे पेश कर सकते थे, कोर्ट की प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकते थे, लेकिन वो बंद कर दिया कि बोले नहीं आप कोर्ट के अंदर यहाँ। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने अभी डाटा हाई कोर्ट्स को बोला है कि ऐसा ना करें, हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया वो सिर्फ कोरोना पीरियड के लिए नहीं था, ये हमेशा के लिए है और इसको बढ़ावा दिया जाए। इसका फ़ायदे भी हैं। असल में इसमें क्या होता है, कोर्ट्स के जो प्रोसीडिंग्स है, एक तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाती है क्योंकि आप ऑनलाइन है, दूसरा फास्ट हो जाती है। अब आपको प्रोसीडिंग्स के लिए अपना टाइम ख़राब करके एक कोर्ट यहाँ से मतलब मान लीजिए कोर्ट किसी कोर्ट में जाना है, आप हो सकता है कि कहीं बाहर है तो आपको दिल्ली कोर्ट में कोई मामला चल रहा है तो आप हर बार दिल्ली जाएंगे, पूरे दिन बैठ रहेंगे, ऐसा नहीं। अब आपको आराम से टाइम पीरियड के हिसाब से आप अवेलेबल हो सकते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये सोचते हुए अब ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाता है, जिसके लिए 7,000 करोड़ रुपये की जो है आउटले दिया है, 7,000 करोड़ रुपये बजट में दिए हुए हैं। अब एक एंटिटी डिजी लॉकर भी बना जाएगा। अभी तक तो जो डिजी लॉकर थे वो इंडिविजुअल थे, यानी आदमी इंसानों के लिए थे, आप मैं इस्तेमाल कर सकते थे, बट अब एंटिटी के हिसाब से बनाया जाए। एंटिटी है ना, एंटिटी का मतलब ये बेसिकली एमएसएमईज, लार्ज बिजनेस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह के लिए है। अब ये अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें एंटिटी डिजी लॉकर में रख सकते हैं। असल में डिजी लॉकर में कभी भी कोई अगर डॉक्यूमेंट आप रखते हैं तो वो एज गुड एज फिजिकल कॉपी होता है। क्या होता है, कई बार पहले होता था, आजकल तो खैर मानने लग गए, अब तो लोग थोड़ा समझदार टाइप हुए हैं, नहीं तो पहले क्या होता था कि जैसे आप फोटो कॉपी दिखाएंगे या फ़ोन में उसके फ़ोटो दिखाएंगे तो उसको कोई मानता नहीं था, बोलो फ़ोन में दिखाने का नहीं, ओरिजिनल दिखाओ मुझे। बट डिजी लॉकर जो कंसेप्ट आया उसने क्लियर कहा कि नहीं, डिजी लॉकर के अंदर अगर कोई डॉक्यूमेंट रखा है तो उसको ओरिजिनल नहीं माना जाएगा। अब ऐसे ही है कि एमएसएमईज को भी अपने बंच जो है पूरे कागज़ लेके चलने की जरूरत नहीं है, यानी लार्ज बिजनेस को किसी को कोई कागज़ दिखाना है, मान लीजिए किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो किसी को, तो आप डिजी लॉकर से दिखा दीजिए और उसको एज गुड एज वो फिजिकल कॉपी मानी जाएगी। 5 सप्तऋषि हमारे बजट में है ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ पर जाहिर सी बात है बहुत फोकस है। क्लाइमेट चेंज है, इंडिया ने जो है कमिटमेंट किए गए हैं गोल्स के प्रति, जो है कार्बन एमिशन कम किया जाएगा। खासतौर से इंडिया को कार्बन एमिशन है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा माना जाता है, तो अब उसको काफ़ी कम करने की बातें चल रही हैं। और इंडिया हालांकि इसको रजिस्ट करता बोलता है कि जो कार्बन एक्यूमुलेशन है, यानी जो पहले से कार्बन है वो हमारी पृथ्वी पर, वो उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो जो है डेवलप्ड वर्ल्ड का, तो वो पहले हमें पैसा दे तभी हम इसको कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम कार्बन एमिशन कम करते हैं तो हमारी जो ग्रोथ है वो हैम्पर होती है। फिर भी उसके अलावा भी फिर भी सस्टेनेबल गोल्स वगैरह इस तरीके से बनाए गए। देखिए ग्रीन ग्रोथ में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन विजन फॉर लाइफ, फुल फॉर्म याद कर लीजिए, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट टू स्पर मूवमेंट ऑफ एनवायरमेंटली कॉन्शियस लाइफस्टाइल। यानी अब आपकी जो लाइफस्टाइल पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल या एनवायरमेंटली कॉन्शियस लाइफस्टाइल बने। ऐसा नहीं हो कि आप कूड़ा करकट लाए फेंक दिया। इसका जैसे लाइफस्टाइल से आप समझ सकते हैं, जैसे प्लास्टिक का उपयोग कम किया जाए, है ना, और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए ताकि कोल्स पे, फॉसिल फ्यूल्स पे हमारी डिपेंडेंस कम हो। इंडिया इज मूविंग फॉरवर्ड फॉर्मली फॉर द पंचामृत। इसमें बोला पंचामृत यानी नॉट नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। एक हो गए सप्तऋषि, एक हो गया सप्तऋषि, ठीक है, एक हो गया पंचामृत। अब पंचामृत क्या है, नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070 के जितने भी गोल्स हैं वो पंचामृत कहलाते हैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं नीचे क्या है। पहला पंचामृत क्या है, 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, यानी 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को डेवलप करना। नॉन फॉसिल का मतलब है कि ये तो कोयला इस्तेमाल नहीं होगा, पेट्रोलियम इस्तेमाल नहीं होगा, ये सारी चीज़ नॉन फॉसिल में आती हैं। बट इसमें न्यूक्लियर बैन नहीं होता, नॉन फॉसिल में न्यूक्लियर एनर्जी इंक्लूडेड रहती है। इसलिए कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि न्यूक्लियर जो एनर्जी वो इसमें इंक्लूड है कि नहीं, लेकिन नॉन फॉसिल एनर्जी में न्यूक्लियर एनर्जी इंक्लूड रहती है। बाकी देखिए टाइडल, थर्मल,
सोलर, ये सर जो विंड एनर्जी, ये सारी की सारी इंक्लूडेड है, बट इसमें न्यूक्लियर भी इंक्लूडेड है। तो पहला गोल तो ये गया, 500 गीगावाट इस तरीके से बनेगी। सेकेंड, 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, यानी रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, वाटर वगैरह, ये टाइडल वगैरह, सोलर, ये 50% तक हमें पहुंचना 2030 तक। तो काफ़ी बड़ा आउटले, यानी काफ़ी खर्चा होने वाला है। फिर है रिडक्शन ऑफ टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ टू 2030, यानी इसमें जो जहाँ तक जो बजट में जो बात की गई वो 2030 के गोल की बात की गई है। तो सबसे पहला हिंट जो सॉल्यूशन का है वो यही है कि अगर 95 या किसी से रिलेटेड 2030 का गोल दिए तो उसको फिर सही माना जाएगा कि हाँ ठीक है 2030 है, तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ये 95 से रिलेटेड है और इसी बजट में कहा गया। फिर है रिडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी बाय 45% बाय 2030 ओवर 2005 लेवल्स, नहीं 2005 के बाद के जो लेवल है उसमें 45% कार्बन इंटेंसिटी को कम करना है। फिर है अचीव टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशन बाय 2070। तो ये पंचामृत का गोल है, मेन गोल यही है, क्योंकि ये 5 है इसलिए पंचामृत इसको कहा है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अभी हाल फिलहाल में खबर आई थी कि रिलायंस ने एक ट्रक बना लिया जो हाइड्रोजन एनर्जी पे चलेगा। अभी आपने खबर देखी होगी और उससे रिलेटेड हम पॉइंट देख रहे हैं हमारे बजट में। इसमें 19,700 करोड़ दिया गया टारगेट टू रीच एन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 5 MMT मिलियन मेट्रिक टन्स बाय 2030। 5 MMT क्या होता है? मिलियन मीट्रिक टन। देन है एनर्जी ट्रांजिशन, बजट प्रोवाइड 35,000 करोड़ फॉर प्रायोरिटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा उसमें प्रायोरिटी से 35,000 करोड़ रुपए जो एनर्जी ट्रांजिशन और नेट जीरो ऑब्जेक्टिव्स की तरफ दिए जाएंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ, इसको कौन रन करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसमें ही आपसे पूछा था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पावर, कौन सी मिनिस्ट्री करेगी? तो आपको ये याद रखना कि जब एनर्जी ट्रांजिशन की बात आ रही है तो इसके लिए है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ना कि कोई और पावर मिनिस्ट्री। क्योंकि अभी भले ही आपको लग रहा हो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस याद हो जाएगी, एग्जाम पूछ लेंगे आपसे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है कि पावर मिनिस्ट्री है। अब चूंकि ये है एनर्जी ट्रांजिशन और नेट जीरो ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे कि ग्लोबल ग्रीन एनर्जी नेट जीरो ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना, तो हम वहाँ पर कन्फ्यूज होना शुरू हो जाएंगे कि यार ये तो एनवायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हो। फिर अगर नहीं एनर्जी ट्रांसमिशन है तो हो सकता है एनर्जी ट्रांजिशन है तो हो सकता है कि ये एनर्जी मिनिस्ट्री यानी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो। तो इस तरह से आप कंफ्यूज होंगे, तो इस मिनिस्ट्री को याद कर लीजिए, इसलिए मैंने इनको बोल्ड में दिया है। ये जितने बोल्ड है इनको खासतौर से आप लिख लीजिएगा, आप काम आएंगे। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ये क्या है कि भाई जो ग्रीन एनर्जी यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए सोलर एनर्जी वगैरह यूज़ करते हैं, उनको इंसेंटिव दिया जाए। तो इंसेंटिवाइज का है कि द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम विल बी नोटिफाइड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। It will incentivize environmentally sustainable responsive actions by companies, individuals and local bodies। जो तीनों है, एक आदमी भी, लोकल बॉडीज़ भी और कंपनीज भी, उन सब के लिए कि भाई जो भी एनवायरमेंटली सस्टेनेबल लाइफस्टाइल या एक तरीके से आपके एक्टिविटीज़ इस्तेमाल करेंगी या स्टेप्स लेंगी तो उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा। देन इज PM प्रणाम, इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए। PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एम्यूनरेशन ऑफ मदर अर्थ will be launched to incentivize states and union territories to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizer। तो ये क्या है? बेसिकली स्टेट्स के लिए, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए। क्यों है कि इनको क्या कहते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं और अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर उसका इस्तेमाल किया जाए, जो सॉरी केमिकल फर्टिलाइजर उसके अल्टरनेटिव जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, और बैलेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। फिर एक गोवर्धन स्कीम, 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनाए जाएंगे। इसमें क्या है? गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। गोवर्धन मतलब गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ये इससे पैसा मिलेगा। स्कीम विल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी, बेसिकली जो है कि वेस्ट को रिसाइकिल किया जाए। दिस विल इंक्लूड 200 compressed biogas plants including 75 plants in
अर्बन एरियाज 300 कम्युनिटी एंड और क्लस्टर बेस्ड प्लांट्स एट इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 करोड़। तो CBG यानी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स बनाए जाएंगे इसके अंदर। जो आपने देखा ही होगा कि गोबर गैस के नाम से चलता रहा है, काफ़ी फेमस रहा है इंडिया में ये, और रूरल एरियाज में बहुत देखा जाता है कि वहाँ पर गोबर गैस बनाई जाती है। गोबर क्या होता है, एक पेट होता है यानी एक गड्ढा होता है, उसमें भर दिया जाता है, फिर ओवर ए पीरियड उसमें से गैस निकलती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है जैसे खासतौर से खाना बनाने के लिए। भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर विल फैसिलिटेट 1 करोड़ फार्मर्स टू अडॉप्ट नेचुरल फार्मिंग, है ना। इसमें क्या है कि अब नेचुरल फार्मिंग पे भी जोर दिया गया। देखिए, दो तरह की फार्मिंग होती है, आपने देखा ही होगा कि नेचुरल फार्मिंग होती है, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। तो इसमें बात की है नेचुरल फार्मिंग की। नेचुरल फार्मिंग का मतलब है जो नेचुरल वे में जो प्लांट्स प्रोडक्ट्स उगते हैं उसको वैसे उगाया जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, हाँ केमिकल कम यूज़ होता है या फर्टिलाइजर्स बहुत कम यूज़ होता है, बट उसमें जो नेचुरल मेथड नहीं इस्तेमाल किया, जैसे उसमें क्या होगा, टिल्टिंग यानी खोदना ये शामिल होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग में टिल्टिंग खोदना शामिल होगा, बरोस बनाना शामिल होगा, तो ये सब शामिल रहता है। लेकिन नेचुरल फार्मिंग में नहीं होता। नेचुरल फार्मिंग में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो नेचुरल तरीका है उस किसी चीज़ को उगाने का, यानी जब लोग खेती नहीं करते थे तो कैसे कोई चीज़ उगती थी, उसी मेथड को प्रमोट किया जाएगा ताकि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो सके या हैबिटेट डेवलपमेंट आ सके। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर्स विल बी सेटअप। इसके लिए ये 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स बनेंगे। देन है मिष्टी मैंग्रो इनिशिएटिव फॉर शोलन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। तो इसको आप ऐसे कैसे याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म आपको याद करनी है। फुल फॉर्म सारी याद करनी चाहिए, PM प्रणाम हो, चाहे मिष्टी हो, लाइफ हो। फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन, इसमें मैंग्रोव का प्लांटेशन होगा। आपने देखा सुंदरी जो वन होता है, सुंदरी वन जो है, आप भी बताइए इंडिया किस हिस्से में सुंदरी वन मिलते हैं, तो वो क्या है, वैसे मैंग्रोव प्लांट ही हैं। जितने भी ये सीज के कोने पर जहाँ पे समुद्र है, ओशन है, जो हमारे कोस्ट लाइन है, यहाँ पर मैंग्रोव जो प्लांटेशन है बहुत होता है। मगनरेगा, इसमें क्या होगा, मगनरेगा और ये कैंपा फंड है उसके थ्रू इसमें क्या है, इस प्लांटेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। अभी तक क्या था मनरेगा के अंदर, जब भी जो था कि जैसे आप कुछ बनाते हैं, जैसे कुएं बनाने पर, बेसिकली तालाब बनाने पर पैसे मिलते थे, या कुछ और सरकारी काम के लिए जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे अलग अलग चीज़ें मनरेगा में आई हुई हैं। अब दिया गया कि मैंग्रोव प्लांटेशन जो किया जाएगा उसको भी मनरेगा के फंड के थ्रू किया जाएगा। असल में मनरेगा में क्या है, लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलता है, तो उसमें अलग अलग काम होने जा रहे हैं ताकि रोज़गार को जस्टिफाई किया जा सके। ऐसा नहीं कि फ्री में किसी को कुछ नहीं देना, जो कि एक स्कीम होती है, फ्री में कभी किसी को नहीं देनी, खासतौर से अडल्ट को काम के लिए हमेशा पैसे मिलते हैं। बट देखिए, फ्री का एक अलग कंसेप्ट है। फ्री में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, भले आप माने या ना माने, फ्री में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू एन एक्सटेंड, यानी 2-3 साल के लिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी कई देशों में बहुत अच्छी मिलती है। जैसे फ्रांस में बहुत अच्छा है, आपको एजुकेशन फ्री में मिलेगी। वहाँ पर लोगों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना मतलब ज़्यादा गर्व अनुभव करते हैं। इंडिया का जस्ट अपोजिट, इंडिया में प्राइवेट में पढ़ाना अनुभव करते हैं। हेल्थ फ्री में रहनी चाहिए। हेल्थ फ्री में वैसे बहुत अच्छी स्कीम्स चल रही हैं, इंश्योरेंस स्कीम चल रही हैं। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के तौर पर देखा, राजस्थान गवर्नमेंट में बहुत अच्छी स्कीम है चिरंजीवी पब्लिक के लिए। जो चिरंजीवी स्कीम है राजस्थान में, वो बहुत ही मतलब बेहतरीन स्कीम है। इतनी बेहतरीन स्कीम अभी तक इंडिया में नहीं बनी, और बेहतर बनाया जा सकता है, बट बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। आप 25 लाख तक का, अभी जो लेटेस्ट बजट है उसमें यह कि आप 25 लाख तक का इलाज फ्री में करा सकते हैं, सिर्फ 850 रुपये 1 साल का प्रीमियम देकर, अगर कोई जरूरत पड़ी पूरी फैमिली में किसी का भी, तो बहुत अच्छी स्कीम है। तो ये सब चीज़ें जो फ्री में मिलनी चाहिए। हाँ, और काम के बदले पैसा, जैसे मनरेगा, कैंपा फंड, ये वगैरह, ये अच्छी स्कीम्स। देन अमृत धरोहर, कितनी सारी स्कीम हो गई इस बार। UPSC के स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स जो है, इनको अमृत धरोहर कहा गया है, और ये इसका नंबर इंक्रीज हो गया, 75 हो चुके हैं रामसर साइट्स। द गवर्नमेंट विल प्रमोट द यूनिक कंजर्वेशन वैल्यूज थ्रू अमृत धरोहर स्कीम्स डेट विल बी इम्प्लीमेंट ओवर नेक्स्ट 3 ईयर, यानी अगले 3 सालों के अंदर इस अमृत धरोहर स्कीम्स को बनाया जाएगा, और इसके थ्रू जो रामसर साइट्स हैं उनको कंजर्वेशन को बढ़ावा मिलेगा, मतलब उसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जाएगा। बेसिकली ये कि नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पर करे जाएँ, बर्ड्स वगैरह, जो स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी है वो इंक्रीज़ हो, जो नेचुरल डाइवर्सिटी है मतलब वो इंक्रीज़ हो। टू एनहेंस बायोडाइवर्सिटी, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म प्रमोशन मिलता है, अपॉर्चुनिटीज, इनकम जनरेशन फॉर लोकल कम्युनिटीज़। तो ये अमृत धरोहर का ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट तो अब देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर जरूर क्वेश्चन आएंगे, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है।
देन प्रायोरिटी 6 यूथ पावर, सप्तऋषि 6 हमारी। तो इसमें नाम दिया गया अमृत पीढ़ी, यानी ये 2022 से लेकर 2047 तक की जो भी पीढ़ी है वो अमृत पीढ़ी होगी। तो उसके लिए क्या करा गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, 4.0 भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में सिस्टम में क्या 4.0 बोला था, जीरो बोलना क्या होता है कि थोड़ा सा नेगेटिव सा लगता है, इसलिए 4.0 बोला था। आपने कभी देखो 2.0, 007, बचपन से पढ़ते थे 007, फिर बाद में आया 007, इस तरीके से जीरो बोलना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए इसको देखते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च होगी। और इसमें जैसे कि आपने पहले देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमारा क्या नारा था, मैंने आपको बताया कि इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पहली बार ये चीज़ें इंक्लूड की गई हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा मिलेगा। तो उसके तौर पे अब क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च हो रही है, जिसमें न्यू एज कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे, खासतौर से कोडिंग यानी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब तो खैर देखिए दुनिया में यही है, अब जिसके पास इंटरनेट या टेक्निकली कोडिंग में जो महारत हासिल है तो आप दूसरे देशों को हरा सकते हैं, जीत सकते हैं और कुछ भी ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आपको बिना हैसल के अच्छी खासी इनकम हो। देन है रोबोटिक्स, मैकेनोटिक्स, IoT, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स, सॉफ्ट स्किल्स, यानी ड्रोन्स बनाने पर भी फोकस किया जाएगा। आपको पता है एक एक्सपेंग नाम की कंपनी, उसने आर्टिफिशियल कार बना ली है जो 2024 में लॉन्च होगी। आप आराम से यूट्यूब पे डालेंगे तो उसमें देख सकते हैं 2024 में आर्टिफिशियल कार, सॉरी हवा में उड़ने वाली कार बना ली गई है और जिसका जो प्रोटोटाइप है बहुत ही अच्छा है। खास बात यह है कि अभी तक जितने ड्रोन थे उसमें सिंगल पर्सन उड़ सकता है, इसमें 2 पर्सन उड़ सकते हैं। तो एक तरह से अगर आपने, और इसकी वैल्यूएशन भी शायद 2 करोड़ के आसपास ही है डॉलर में, शायद 1.58 लाख डॉलर्स में, तो लगभग देखा जाए तो 2 करोड़ के आसपास है। यानी कि अगर आप ये ड्रोन खरीद लेते हैं तो एक तरीके से क्या होगा, फरारी आपके पास होगी, फरारी में 2 जने बैठ सकते हैं और फिर हवा में उड़ने का अपना ही लुत्फ है। अब देखते हैं खैर इंडिया में कब तक लॉन्च होती है, विदेशों में तो शायद ये लॉन्च होने की तैयारी पे है, दुबई वगैरह में जो है टेस्टिंग चल रही है। सॉफ्ट स्किल्स, इन सब पे ध्यान दिया जाएगा। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स विल बी सेटअप, और इसके लिए क्या होगा 30 यानी अलग अलग राज्यों में 30 स्किल सेंटर्स सेटअप किए जाएंगे। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे इनेबलिंग डिमांड बेस्ड फॉर्मल स्किलिंग, इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए अभी ये कोडिंग वगैरह ऐसा नहीं है कि आप एक बार सीखे तो ठीक है, इसमें डेवलपमेंट आते रहते हैं, तो जिसकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से जो नए कोर्सेज भी लॉन्च किए जाएंगे। इसका मतलब ये है लिंकिंग विद एम्प्लॉयज इंक्लूड MSME, फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स, इसको थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए, याद कर लीजिए। नेशनल अप्रेंटिस, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और अगर आप किसी मतलब जैसे बैंक वगैरह एग्जाम है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते नहीं है, वहाँ ठीक है, वहाँ इसको आप याद इसको पढ़ते रहिए ताकि अगर आ जाए एग्जाम में तो ठीक है, अदरवाइज वैसे ये क्या UPSC के लेवल का है, HSC में भी पूछा जा सकता है, बट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं जो कंपेरेटिव छोटे एग्जाम्स हैं उसमें इसकी संभावना कम है। नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम, जाहिर सी बात है यूथ के लिए अप्रेंटिस प्रोग्राम हमेशा चलेंगे। अप्रेंटिसशिप क्या होती है कि जैसे आप किसी मान लीजिए प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको क्या एजुकेशन दे दी है, लेकिन आपको जो फॉर्मल नॉलेज है यानी प्रैक्टिकल नॉलेज कैसा है कि वो अप्रेंटिसशिप के थ्रू आती है। तो 6-7 महीने की अप्रेंटिसशिप होती है, उसके बाद आप काम करते हैं। टू प्रोवाइड स्टाइपेंड सपोर्ट टू 47 लाख यूथ इन 3 ईयर्स, इसमें क्या है 47 लाख लोग यूथ को 3 साल के लिए स्टाइपेंड प्रोग्राम में एनरोल किया जाएगा, यानी आप काम करिए और आपको स्टाइपेंड मिलेगा। अब एक्चुअली क्या है कि इंडिया में स्टाइपेंड का कंसेप्ट इतना मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही नॉन मोटिवेशनल है। 4-5 हज़ार रुपये 6 हज़ार रुपये देते हैं तो आदमी की मतलब जीने तक की प्रॉब्लम आती है। लोग क्या होता है एनरोल तो कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो एनरोल करते हैं जो पॉलिटिकली एक जगह या तो घर के नज़दीक मिल जाए तब तो ठीक है, या पॉलिटिकल एफ्लुएंट हो जिनको जाना नहीं पड़े वो 3-4 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। इस तरीके से जो है हरकतें इंडिया में होती हैं। देन है देखो अपना देश इनिशिएटिव, इसके थ्रू कहा गया गवर्नमेंट कह रही है कि देखो भाई टूरिज्म के लिए जाना है तो ऐसा नहीं है तो आप थाईलैंड ही जाओ, हमेशा मालदीव्स ही जाओ। मालदीव्स तो खैर अमीर लोग जाते हैं, बट ये यूज़ के लिए लार्ज स्केल कि आप इधर मत जाओ भाई, ऐसी जगहों पर मत जाओ, आप इंडिया में घूमो। इंडिया में क्या कमी है, इंडिया में कितनी अच्छी ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं, है ना। ज़्यादातर यूथ क्या जा रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा मतलब शगल में दुबई जाने का लोग घूमने के लिए, कि जब तक विदेश का टैग नहीं लगता इंडिया के लोगों को खुशी नहीं मिलती। सेम चीज़ आपको इंडिया में मिल जाएगी, लेकिन नहीं, विदेश आपको जाना है। जैसे आप सिक्किम जाइए, आप स्विट्जरलैंड चलिए, सिक्किम चलिए, सिक्किम उतना ही ब्यूटीफुल है बल्कि ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा स्विट्जरलैंड से, बट नहीं, फिल्मों में चल रहा है स्विट्जरलैंड जाएंगे भाई। तो अब ये है कि नहीं,
गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई अपील है प्राइम मिनिस्टर की कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो मिडिल क्लास है वो डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रेफर करें ओवर इंटरनेशनल टूरिज्म। फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स बनाए जा रहे हैं, स्वदेश दर्शन स्कीम बन रही है। सर्किट्स होते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं कई, मान लीजिए एक सर्किट है जैसे जयपुर, दिल्ली, आगरा। आप इस एरिया में है तो आपको जयपुर भी जाना चाहिए, दिल्ली भी जाना चाहिए, आगरा भी जाना चाहिए। तीनों अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और मैं आपको बता रहा हूँ जयपुर के म्यूजियम तो बहुत ही माशाल्लाह है, इतने बेहतरीन म्यूजियम आपको और कहीं नहीं मिले। अंडर द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एमिनिटीज विल ऑल्सो फैसिलिटेट बाय बॉर्डर विलेज। देन यूनिटी मॉल, ये बहुत सही है। यूनिटी मॉल में क्या है कि आपने देखा होगा जीआई टैग वगैरह के होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं किसी भी लोकल एरिया के, तो उनके लिए क्या है वो अलग से मॉल बनाने की बात चल रही है जहाँ पे यूनिटी मॉल होगी। इसके लिए क्या हुआ, स्टेट्स ये बनाएंगे सेटअप यूनिटी मॉल इन देयर स्टेट कैपिटल, अब जो राजधानी है वहाँ बनेंगे और प्रोमिनेंट टूरिज्म सेंटर पे बनेंगे। फॉर द फाइनेंशियल कैपिटल फॉर प्रमोशन सेल एंड अदरवाइज ओन ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस तरह के प्रोग्राम, जीआई प्रोडक्ट्स, अदर हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, इन सब के लिए ये यूनिटी मॉल बनेंगे। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिटी मॉल। यूनिटी मॉल में पूछ सकते हैं पीस के लिए, रिलीजियस हार्मनी के लिए, तो आपको लगा हाँ यूनिटी का मतलब वही होता है, तो ऐसा नहीं है। ये इसका मतलब है ये जो जीआई प्रोडक्ट्स की चीज़ें किसी भी स्टेट में, हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो प्रमोशन चल रहा है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रोडक्ट का बहुत अच्छा मतलब ग्रोथ है, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ बनाया जाए ताकि उसको प्रमोट किया जा सके, उसको मतलब सेल इंक्रीज की जा सके, कमर्शियली वायबल बनाना। देन है प्रायोरिटी 7 अंतिम सप्तऋषि है फाइनेंशियल सेक्टर। सब चीज़ के लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए, तो ये आप सब बोल दिया। अब फाइनेंशियल सेक्टर क्रेडिट गारंटी फॉर MSME फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 यानी 1 अप्रैल 2030 से इन 9,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। कोलेटरल फ्री गारंटी क्रेडिट ऑफ 2 लाख करोड़ यानी 2 लाख करोड़ की फ्री क्रेडिट दी जाएगी, कोलेटरल फ्री। हालांकि कोलेटरल फ्री एजुकेशन में मिलती है, बैंक्स देते नहीं है इंडिया में। देखिए इंडिया में हमेशा दो चीज़ें, एक थ्योरेटिकल एक प्रैक्टिकल। जो डेवलपमेंट ना होने का सबसे बड़ा कारण यह है, यहाँ थ्योरेटिकली अलग बोला जाता है और प्रैक्टिकली अलग चलता है। बैंक को एजुकेशन लेने देना है फ्री कोलेटरल, लेकिन कोई बैंक देती नहीं है, या थोड़ा बहुत दे देगी, बाकी 90% कोलेटरल ही होगा। फॉर द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट विल बी रिड्यूस बाय 1%, यानी इसमें 1% की रिबेट और मिल जाएगी। नेशनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्री, एक नेशनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्री सेटअप की जाएगी। ये एक सेंट्रल रिपोजिटरी होगी, यानी सेंटर के द्वारा बनेगी, सेंट्रल जगह होगी जहाँ पे सब सामान रखे जाएंगे। एक तरह से आप क्लाउड समझ लीजिए, सेंट्रल रिपोजिटरी मतलब क्लाउड। फाइनेंशियल एंड एंसिलरी इन्फॉर्मेशन होगी जहाँ दिस विल फैसिलिटेट एफिशिएंट फ्लो ऑफ क्रेडिट, प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन और फॉर फोस्टर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देन गिफ्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये गुजरात में। टू एनहांस बिजनेस एक्टिविटी गिफ्ट IFS, ये बेसिकली सेज की तरह ही काम करते हैं। ये एक इंटरनेशनल सेंटर माने जाते हैं जहाँ पर आप पे इंटरनेशनल लॉ लगते हैं और आपको टैक्स रिबेट्स मिलते हैं। यहाँ पे कोई बिजनेस सेटअप है तो आपको टैक्स रिबेट है, सोचो 30% 25% आप बचाना डायरेक्टली डायरेक्ट। डेलीगेटिव पावर्स अंडर सेज एक्ट टू FSC टू अवॉइड डुअल रेगुलेशन। सेटिंग अप सिंगल विंडो IT सिस्टम फॉर रजिस्ट्रेशन अप्रूवल फॉर FSCA, सेज अथॉरिटी, GST, RBI, SEBI, IRDAI, आपको वो भी परमिशन चाहिए तो आपको यहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगा। सिंगल विंडो का सिंपल सा सिस्टम होता है कि आपने एक जगह अप्लाई किया और जितनी भी फॉर्मेलिटीज आपको वहीं से क्लियर करनी है। अब आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में धक्के नहीं खाना, जो है ना, ये नहीं कि आज आप नगर निगम जाना है, दूसरे दिन आप किसी इंडस्ट्रियल सेटअप पे जाना है, तीसरे दिन आप रजिस्ट्री कराने, नहीं, यहीं पे सब कुछ हो जाएगा। आपको SEBI से जो परमिशन चाहिए वो SEBI से यहाँ से मिल जाएगी, RBI जो परमिशन चाहिए यहीं से मिल जाएगा। आपको RBI के ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, आप SEBI ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। परमिटिंग एक्विजिशन फाइनेंशियल बाय FSC बैंकिंग यूनिट्स ऑफ फॉरेन बैंक्स, ये फॉरेन बैंक से एक्विजिशन भी कर सकती हैं। एक्सिम बैंक हो गई, ट्रेड फाइनेंस, तो ये सब आप अमेंडिंग IFSC एक्ट फॉर स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए दो कंपनी में झगड़ा हो गया कि नहीं आपने एग्रीमेंट में ये कहा था, दूसरा बोले नहीं नहीं आपने तो एग्रीमेंट में ये नहीं कहा था, वो कहा था, तो इसको कैसे सुलह किया जाए। कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, कोर्ट का अपना प्रोसेस है, आर्बिट्रेशन से ये सुलझा दिया जाए। आर्बिट्रेशन यहाँ पे सेंटर बनाए जाएंगे। इसमें जनरली वैसे तो जजेस वगैरह ही होते हैं, बट इसका बहुत ही फॉर्मल सा कंसेप्ट होता है। अभी जो पहले ये लॉन्च किए गए थे तो उसमें 18 महीने का टाइम दिया गया था, यानी दो कंपनीज के बीच में, दो एंटिटीज़ के बीच में अगर मान ली कोई भी झगड़ा है किसी मामले में तो वो 18 महीने में सुलझाना ही सुलझाना है, ये नहीं कि आप उसको लेके बैठे 10 साल तक। एंसिलरी सर्विसेज अवॉइडिंग डुअल रेगुलेशन, ये रिकॉग्नाइज ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या हुआ, तो जितने भी ऑफशोर यानी विदेश में जितने भी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा।
डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, जैसे मेन चीज़ होती है उसके ऊपर ये बनाया जाता है। मान लीजिए जैसे स्टॉक्स में होता है, जैसे रिलायंस का स्टॉक्स है ना, तो वो 2 रुपये बढ़ता है, तो लेकिन उस पर एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बना दिया जिसमें आप क्या है 2 की जगह 500 शेयर खरीद सकते हैं, कम पैसों में खरीद सकते हैं, लेकिन उसका मूवमेंट ठीक वैसे ही होगा जैसे रिलायंस के स्टॉक्स का होगा। रिलायंस के स्टॉक का 2 रुपये बढ़ता है तो उसके भी लगभग 2 रुपये बढ़ने की संभावना रहती है। उसमें काफ़ी सारी मतलब इफ़ एंड बट्स होते हैं और टेक्निकलिटीज़ होती हैं, टाइम इफ़ एंड बट्स होता है, टाइम पीरियड वगैरह इंक्लूड होता है, तो उसके हिसाब से ये देखा जाता है। देन है डिजिटल पेमेंट्स। इन 2020 दे शो इंक्रीज ऑफ 76% इन ट्रांजेक्शन एंड 95% इन वैल्यू। ये डिजिटल पेमेंट जो है वो 76% बढ़ा है 2022 में, और 91% इन वैल्यू, यानी 91% वैल्यू में बढ़ गया है। यानी पहले जो 100 रुपये तक का करते थे अब 193 रुपये का करने लग गए ट्रांजेक्शन। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। मोटा माटी कंप्लीट हो चुकी है बजट इसके साथ, और अब जो चीज़ चलती रहेंगी वो कोई भी इकोनॉमी में जो भी डेवलपमेंट आएंगे तो उसके हिसाब से वो चलता रहेगा। थैंक यू।